2026 आपकी नज़र में कैसा आपको दिखता है? अंत की शुरुआत 2025 से होगी। 2026 श्रृंखला होगी बुरे समय की। जो खोखला एस्ट्रोलॉजी करता है मैं उनका विरोध करता हूँ। कई मामलों में जनता जाति आरक्षण, राजनीति में भ्रष्टाचार का विश्व युद्ध होगा जिसमें भारत जो है वो विश्वगुरु बनकर सामने आएगा, समय होगा या फिर यहाँ पर कुछ चेंजेस आपको लगते हैं? देखिए, विश्वगुरु अभी 29 तक तो कोई विश्वगुरु का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो आप प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री की, किस तरफ जाएगा? थिएटर्स बंद हो जाएंगे और मुझे लगता है स्टार्स को अब अपना थोड़ा सा ईगो कम करके इधर आ जाना। 2026 में कौन से स्टार उभरते हुए नजर आएंगे? भविष्य में अच्छा देखता हूँ। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन, ये आज की डेट में हर कोई ट्राई कर रहा है। 99% लोगों का पूरा नहीं हो रहा। इसके पीछे दिस इज द सीक्रेट की ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन। मैं तो जान गया हूँ। तभी तो मैंने पूछा कि लोगों को भी पता लगे। मैं जान गया हूँ जी। और फिर मैं एक बार शाहरुख साहब का नाम लूंगा। अच्छा, अब मैं आता हूँ थोड़ा तंत्र पे। आपने अफ्रीकन तंत्र का एक तो जिक्र किया था और दूसरा आपने कहा था समुद्र के नीचे का कोई एक तंत्र है जो बहुत तेजी से काम करता है। ये क्या चीज़ है? तो ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का तंत्र होता है जी, और वो कुछ भी कर सकते हैं। सबसे घनघोर तंत्र है, भयंकर तंत्र है। कोई पूजा पाठ काम नहीं करेगा। हेलो हाय, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक और आप देख रहे हैं एक और पॉडकास्ट। अब तक के हाइलाइट्स से आप एक बात तो समझ गए होंगे कि हमारे साथ आज के जो गेस्ट हैं उनको आपने पहले भी देखा होगा हमारे चैनल पर। आज से 1 साल पहले हमने उनके साथ एक पॉडकास्ट किया था। ये आज हमारा दूसरा पॉडकास्ट है उनके साथ। और 1 साल पहले किए गए पॉडकास्ट के क्लिप्स, रील्स या उसकी बहुत सारी इन्फोग्राफिक इमेजेस आज भी वायरल हैं। लोग आज भी उनको देख रहे हैं, लोग आज भी उनके जो क्लिप्स हैं, रील्स हैं, उस पर अपने एंगेजमेंट्स दे रहे हैं। सो आप लोगों ने बहुत पसंद किया, इसीलिए मैंने उन्हें दोबारा बुलाया है। आज से 1 साल पहले हमने जो पॉडकास्ट किया था उसमें बात की थी कि 2025 लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस देश के लिए कैसा रहेगा, क्या खतरा है 2025 में, 26 में, 27 में, आने वाले सालों। मोदी सरकार ये अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएगी। मतलब 2029 तक मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, आप ये कह रहे हैं? हाँ, 2029 तक वो टोटल नहीं रहेंगे, कोई ना कोई और आएगा। योगी आदित्यनाथ जी का भी समय बहुत अच्छा नहीं। हमारे देश के जो सेलिब्रिटीज उनके लिए कैसा रहेगा? बात हुई थी सलमान खान की, जो उन्होंने बताया, सुशील जी ने, वो हूबहू सच निकला। आप सलमान खान, शाहरुख खान, इन सब के बारे में बड़ी भविष्यवाणियां करते हैं। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई या किसी से कोई खतरा नहीं है। सलमान खान को एक बहुत बड़ी बीमारी से 67.5 ईयर्स की एज में जाना है। सलमान और शाहरुख एक ही साल 67.5 ईयर्स की एज में धरती छोड़ देंगे। वो बाद में पुष्टि भी हुई खबरों के अंदर। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो लिंक देखिएगा, आपको खुद समझ में आएगा। और इसके अलावा जितनी भी बात की गई, चाहे वो प्लेन क्रैश का मामला हो या भूकंपों का मामला हो या फिर बाढ़ का मामला हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने उन पर जिक्र किया था जो सच निकला। तो आज फिर से हमने उनको बुलाया है। कई मुद्दों पर बात करेंगे, कई चीज़ों पर बात करेंगे, तंत्र को, ज्योतिष को, प्रेडिक्शंस को करीब से समझेंगे। लेकिन सबसे पहले बात 2026 की करेंगे क्योंकि सबकी चिंता भी यही है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। और जो बीते साल हमने पॉडकास्ट किया उसका जो इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिला या लोगों ने जो हाथों हाथ उस पॉडकास्ट को लिया, उसके क्लिप्स और रील्स को लिया, वो चौंकाने वाला था कि इतनी तेज़ी से लोग पसंद करते हैं। तो क्योंकि वो 2025 पर था, लोगों की चिंता भी 2026 को लेकर कि अब आने वाला क्या समय होगा। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। 2026 आपकी नज़र में कैसा आपको दिखता है? देखिए, पिछली बार जब हम 2025 की बात किए थे तो उसमें मैंने ये भी कहा था 2025, 2026, 2027 और 2028 की एक श्रृंखला होगी बुरे समय की। बिल्कुल। अब आप ये बताइए, किसने सोचा था कि थाईलैंड जैसा शांत देश कंबोडिया पे हमला कर देगा? ये भी हुआ। बिल्कुल। और इसके साथ साथ क्या क्या घटनाएं नहीं हुई 2025 में, क्या क्या हो रही हैं और अभी क्या, अभी तो मतलब इसमें आज मैं मेंशन कर दे रहा हूँ जब रिलीज हो। आज इसमें 1 अक्टूबर है, 1 ऑफ द अक्टूबर, एक शुभ नवरात्रि का दिन है। तो मैं ये कहूँगा कि अभी जाति आरक्षण को लेके चीज़ें बढ़ेंगी। हमको और चाहिए। जी।
हमको और चाहिए। जैसे बरेली की सड़कों पर जो हुआ, बिल्कुल, वो एक अजीब था, मतलब ऐसा कभी नहीं होता आई था। लव महादेव, आई लव मोहम्मद करके ही हाँ जंग शुरू हो गई। जी। उसके बाद वहाँ पे पुलिस ने एक्शन लिया, ज़बरदस्त एक्शन लिया। अब उस वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पक्ष ये कह रहा है कि पुलिस तुम लठ चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल, मैं दोनों चीज़ों को नहीं मानता, दोनों लोगों को। ये पुलिस का काम है कि लठ चलाए या ना चलाए, प्रशासन का काम है। चीफ मिनिस्टर डिसाइड करेंगे, आम पब्लिक को ये नहीं करना चाहिए, इससे हारमोनी बिगड़ रही जी, इसके बाद क्या होगा, अभी जो 3 महीने हैं, 3 महीने में इस तरह का एजिटेशंस होंगे ज़बरदस्त। राजनीति में मान मर्दन हो सकता है किसी का, बहुत तरह से बेइज्जती हो सकती है, बहुत बुरी तरह का, ऐसा मतलब कि कभी हुआ ना हो, इस तरह की स्थिति बनेगी, मान मर्दन। ओके, और इस तरह अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो वहाँ भी स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। अब मैं आता हूँ 26, चूँकि सवाल आपका 26 का, बिल्कुल, 25 पे तो बात होगी रही। 2026 का पूरा साल मंगल राहु से रिलेटेड है। अच्छा, एक चीज़ को मैं नहीं मानता, लोग कहते थे कि ये मंगल का साल है 25, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। 25 में 9 सितंबर तक चंद्रमा की दशा चल रही थी जी, लेकिन 9 सितंबर 25 से ही मंगल की दशा शुरू हो गई है। बिल्कुल। अब आप 9 सितंबर के बाद की घटनाएं जोड़ लीजिए, सारी जो बरेली की हुई, जो लेह लद्दाख में हुआ, बिल्कुल, जो सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी हुई जी, इस तरह की चीज़ें लगातार हो रही हैं। और सरकारों में भी जैसे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे चुनाव आयोग, ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि मतलब क्या बोलें। बिल्कुल, तो 2026 में ये खुलासे जारी रहेंगे। 2026 में इन सब चीज़ों का असर पड़ेगा। 2026 में कई मामलों में जनता सड़कों पर उतरेगी। अच्छा, जो हमने आसपास के देशों में देखा, बांग्लादेश में, श्रीलंका में भी कुछ समय पहले ये सब हुआ, अभी हमने नेपाल में भी देखा जी, मैं ये स्थितियाँ भारत में होंगी जी, उस पर तो बड़ा सेंसिटिव हो जाएगा मेरा बोलना। मैं इतना मोटे मोटे तौर पर मैं ये बोलूँगा कि जनता सड़कों पे आएगी अपनी मांगों के लेके। जनता को ये लगेगा कि वो ठगी गई है। ओके, और करप्शन जो कि 2 बार मुद्दा बना है मेरी जानकारी में, जब मैं पैदा हुआ जी, एक बार 1987-89 के आसपास जब बोफोर्स प्रकरण आया, बिल्कुल, बोफोर्स 91 के आसपास का मामला है शायद। नहीं, उसके पहले का, हाँ, 99 वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर थे। जी, जी, बिल्कुल। और वीपी सिंह फिनेंस मिनिस्टर थे, फिर वो डिफेंस मिनिस्टर हुए। जी, तो वीपी सिंह ने क्या किया कि बोफोर्स घोटाला को उजागर किया। बिल्कुल, एक गुरु फिल्म आई थी जिसमें दिखाया जाता है जी, कि पात्र जो है अभिषेक बच्चन जी, किसी उद्योगपति को किसी प्राइम मिनिस्टर को पैसे दे रहा है ना, बिल्कुल, और वो पात्र एक उद्योगपति है। कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, ये सब हमेशा चलता आया है। वीपी सिंह ने उस उद्योगपति को, जो जिनके बच्चे बड़े उद्योगपति हैं, और एक रात पूरा फिनेंस मिनिस्ट्री में बिठा के रखा और उन्होंने ये कहा, उन पर बहुत बुरी तरह से नाराज थे। ओके, क्योंकि वीपी सिंह ठीक है, रिजर्वेशन वगैरह दिए, वो तो जग जाहिर है, लोग विरोध किए, कुछ लोग उसके पक्ष में लिए। आमतौर पर वैसी छवि नहीं थी कि वो पैसे वैसे उसके खिलाफ रहते थे। तो वीपी सिंह ने कहा कि उस उद्योगपति ने इनसे कुछ उस तरह की भाषा लहजे में बात करी जी, तो उन्होंने कहा अभी कंपनी में अटैच कर दूंगा तुम्हारी और तुम अरेस्ट हो जाओगे। तो राजीव गांधी जी ने क्या किया कि रातों रात उनका मंत्रालय बदल के रक्षा मंत्रालय दे दिया।
अब रक्षा मंत्रालय में उन्होंने घूस पकड़ लिया इनका। और बोफोर्स, देखिए बोफोर्स को दबा दिया गया, सब लोग मिलजुल के दबा लिए, एक दूसरे का चीज़ दबा लेते हैं लोग। लेकिन हुआ था, बोफोर्स हुआ था, फेयरफैक्स हुआ था, ऐसे बहुत सारे मामले। फेयरफैक्स उस वक्त फेयरफैक्स हुआ था जिसमें अमिताभ बच्चन और उनके भाई का नाम आया था। तो एक वो आंदोलन हुआ और इतना ज़बरदस्त आंदोलन हुआ, भ्रष्टाचार को लोगों ने कहा कि ये राजीव गांधी ये कर रहे हैं, मिस्टर क्लीन की इमेज थी उनकी जी। और मिस्टर क्लीन बोलते थे, वो धराशायी हो गए। पूरी इतनी अभी तक की सर्वाधिक बहुमत वाली सरकार को वीपी सिंह ने गिरा दिया, ये प्राइम मिनिस्टर हुए। फिर वीपी सिंह का डाउनफॉल हुआ, फिर चंद्रशेखर जी आए, और फिर अन्ना आंदोलन होता है। बिल्कुल। अन्ना आंदोलन बेसिकली ये एक तरह से भाजपा का मूवमेंट था। बिल्कुल। और फिर उसके बाद केजरीवाल उसको लेके कैप्चर करके आगे बढ़ गए। फायदा उनको भी मिला, भाजपा को भी मिला, ये सरकारें आ गई। केजरीवाल का क्या हश्र हुआ आप देख रहे हैं। अब वहाँ पे अगर कोई ये कहे कि नहीं नहीं सब ठीक था, ऐसा था वैसा था, मेरे लिए भ्रष्टाचार है। ठीक है। तो केजरीवाल साहब किए और लोग भी किए, और आज स्थितियाँ जोर से बोलने से, खूब तेजी बोलने से झूठ सच नहीं हो जाएगा, चोरी बिल्कुल ईमानदारी में नहीं बदल जाएगी, इंटीग्रिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है। इसके बाद इस बीच एक दूसरे उद्योगपति, वो भी ए से हैं, उनका नाम लेना पॉडकास्ट में आजकल मना किया गया है। बिल्कुल। सरकार के सबसे करीबी हैं। तो उन्होंने खूब फायदे लेने शुरू किए, हर जगह उनका नाम, कहीं भी कोई चीज़ हो उनका नाम। अभी मुझे रिसेंटली कोई चीज़, कल की बात है, वहाँ भी उन्हीं का नाम चल रहा, कहीं भी कोई चीज़ होगी तो वही शामिल रहेंगे। उस खुन्नस में यूएस हम पे 50% का टैरिफ लगाया। बिल्कुल। आपको मालूम नहीं, मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास ज़्यादा क्लाइंट्स यूएस से होते हैं, सबसे ज़्यादा क्लाइंट यूएस के एनआरआईज एंड यूएन गोरे लोग, वहाँ के जो गोरे होते हैं जी। उन लोगों का कहना था कि यहाँ पे स्थितियाँ बड़ी बुरी तो हो ही चुकी हैं। जो इंडियंस हैं यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में उन्होंने कहा कि हम शिफ्ट कर रहे हैं, हम चला ही नहीं सकते इसको, बर्बाद हो चुके हैं, इतनी बुरी स्थिति। फिर इसके बाद मैंने अपने खुद के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो सोशल ऑफिशियल में कहा था कि ट्रंप यहीं नहीं रुकने वाला, वो और आगे बढ़ेगा। ट्रंप ने जाके 100% टैरिफ किया फार्मा सेक्टर पे जी, और वो आगे भी चलेगा। तो 2026 को मैं ही नहीं, अगर कोई और भी ज्योतिषी, अभी तो आपको एक बात बताऊं मैं, एक ज्योतिषी, जाना माना ज्योतिषी था, उसने कहा भारत की कुंडली आप कहाँ पाए, भारत तो अखंड भारत है, ये वो। हमने कहा तुम्हें इतना नहीं मालूम कि भारत की भी कुंडली है। बिल्कुल। स्वतंत्रता दिवस की 15 अगस्त 1947 की कुंडली है, 0:0 पे। बिल्कुल। तुम्हें भारत की कुंडली नहीं मालूम, क्या कर रहे हो इतने दिन से? तो वो मुझे ब्लॉक करके भाग गया। मैंने उससे कहा कि मतलब तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम ज्योतिषी कहते हो अपने आप को। भारत की कुंडली मैं 1994 से देखता आ रहा हूँ, 1994 से जी। कांग्रेस की कुंडली, बीजेपी की कुंडली, मेरे पास ओरिजिनल शिफ्ट सेना की कुंडली थी, समाजवादी पार्टी की कुंडली थी, और बड़े बड़े नेताओं की कुंडली थी। उस वक्त मैंने आडवाणी जी पर बोला था कि ये कभी कुछ नहीं बन पाएंगे, बड़ा लंबा चौड़ा बवाल हुआ था, पहला लेख था मेरा। तब लगता भी नहीं था कि ऐसा होगा, तब लगता भी नहीं था ऐसा होगा। इंडिया शाइनिंग चल रही थी जी। और लोग जब ये भविष्यवाणी दैनिक जागरण को गई तो संजय गुप्ता जी जो कि चीफ थे, उन्होंने कहा ये कौन लड़का है, नया नया लड़का, इसकी भविष्यवाणी छाप रहे हो, क्या होगा। मैं 20-22 साल का था और मुझे लगता है मैं उस वक्त यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुका था जी। तो मैं उस भविष्यवाणी के लिए 22 घंटे मेहनत किया था, और 22 घंटे लगातार, ऐसा नहीं कि कुछ लोग कहते हैं बाथरूम नहीं गए, ये वो नहीं था। टुकड़ों टुकड़ों में 4-4 घंटा, 5-5 घंटा, दोनों पैर उठा के बैठ जाना, ऐसे करके। उस वक्त लाइट जाती थी तो हम लोग लालटेन यूज़ कर लेते थे, इलाहाबाद में रहते थे, तैयारी करते थे।
लेकिन मैंने कहा कि सर ये बन गए तो आप मेरे से जो कुछ भी चाहे मुझे कर सकते हैं। तो उन्होंने एक डिस्क्लेमर डाल के, मैं आपको वो पिक्चर भेजूंगा, आप उसको लगाइएगा जी। तो उन्होंने ये छापा, बुरे ग्रहों के फेर में पड़ गए हैं आडवाणी। उन्होंने मतलब बचने की कोशिश की, लेकिन अंदर सारा मामला डाल दिया। उसके बाद उसी समय मैंने वरुण गांधी जी के बारे में अच्छी बात कही थी, उनका समय सही था, सही चला भी उस वक्त जी। तो मेरा ये कहने का मतलब है, इस समय स्थितियाँ आम जनता के भीतर भ्रष्टाचार, चाहे जितनी भी सरकारें हों, किसी भी पार्टी की सरकारें हों, सबके भ्रष्टाचार से जनता ऊब चुकी है ना। मैं नहीं कहता कि सभी नेता बेईमान हैं, लेकिन अगर मान लीजिए नेता नहीं बेईमान है तो नीचे का उसका आईएएस बेईमान है। बिल्कुल। और जो मैं जुडिशरी में एक मार्कंडे काटजू थे जी, बिल्कुल, इलाहाबाद में बहुत दिन तक जज थे, चीफ जस्टिस हुए, उसके बाद इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में जज हुए। बड़ा भाषण देते हैं ये कि ईमानदारी बेईमानी। लेकिन मैं काटजू साहब से पूछना चाहूँगा, किसी एक बेईमान को इन्होंने कोई एक्शन लिया? या मैं 2-1 जजों को छोड़ दूं करंट समय में, मतलब आज के 20 सालों की बात कर रहा हूँ, किसी भ्रष्टाचारी नेता को जेल में डाला? लालू यादव गए, वो बाहर हैं, वो कुछ समझौते, कुछ ना मानने, इन सब की चीज़ों के तहत वे गए थे। बिल्कुल। तो जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसकी बहुत कुछ हत्याएं हुई, कोई उसका नहीं है। बिल्कुल। जस्टिस चंद्रचूड़ अब रिटायर हो चुके हैं, उनके बारे में बोला जा सकता है। अब वो अचानक ही किसी ने खोद दिया, वो जगह जगह जाके वो अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, तो जस्टिस लोहे का मामला उठा दिए। इन्होंने ही उस प्रकरण में कहा था ये सब कुछ नहीं था। इसके बाद इन्होंने ही इलाहाबाद में यूपीएससी में ज़बरदस्त करप्शन हुआ था, वो मामला छोड़ के भागे। इनकी एक बड़ी विशेषता थी, ये पहले खूब तेज़ी से डांटेंगे, फटकारेंगे और करेंगे ये इतना करप्शन हो रहा है, ऐसा वैसा। लास्ट में ये 99 से 0 पे आ जाएंगे, है ना। बिल्कुल। जैसे किसी फिल्म में अमरीश पुरी कहता आज मैं ये कर डालूंगा, वो कर डालूंगा, फिर सो जाता है। बिल्कुल, है ना। समझ सकते हैं आप वो क्या था सीन। हाँ। तो मेरा बीइंग ए ज्योतिषी, बीइंग ए सूर्यवंशी, मैं राम के आदर्शों पर चलता हूँ। उन्होंने भ्रष्टाचार को कहीं बर्दाश्त नहीं किया। बिल्कुल। लोग सीता परित्याग की बात करते हैं, लक्ष्मण परित्याग की बात क्यों भूल जाते हैं? लक्ष्मण को उन्होंने छोड़ा और वो उन्होंने चाकू से खुद की आत्महत्या कर ली कि मैं भाई के साथ अगर नहीं हूँ तो क्या मतलब क्या है। तो राम को आत्महत्या कर ली मतलब एक्चुअली क्या है कि वाल्मीकि रामायण का जो उत्तरकांड है जी, उसमें ये है कि इतना तो सही है, चारों जने सरयू में, तीनों लोग सरयू में किए थे, जल समाधि लिए थे। उसको गुप्तार घाट बोलते हैं हमारे गुप्तार घाट जी, अयोध्या में। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब इन्होंने कहा कि लोगों ने समझाया कि आपने कहा दंड देने को, तो इनको अपनी जगह से दूर कर दीजिए, अपने पास से दूर कर दीजिए। तो चूँकि उत्तरकांड कुछ विवादित है, तो उन्होंने खुद आत्महत्या कर ली कि चाकू से मारा या किसी तरह से मारा। हालांकि मैं मूल रामायण को ही, जो उत्तरकांड के पहले, उसे को मैं ऑथेंटिक मानता हूँ और मैंने खूब पढ़ा उसको। तो ये भी हो सकता है कि भगवान ने उनको दंड दिया हो, क्योंकि अपने वचन से वो खानदान कभी पीछे नहीं है। बिल्कुल। अब आप बताइए, एक ऐसा देश, तो यहाँ पे सब कोई राम राम कहता है, पक्ष विपक्ष हर कोई, और आज की स्थिति में आप विश्वास नहीं करेंगे तरुण जी, जो सबसे ऊंची जाति जिसको गाली दी जाती है, ब्राह्मण को, वो किन किन पेशों में है। एक पूरा का पूरा, मैं सोशियोलॉजी के जितने भी वो आते हैं, जर्नल्स आते हैं, जितने भी नई रिसर्च जाते हैं, मैं पढ़ता रहता हूँ। तो एक प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने 20 साल पहले लिखा था कि छत्री पान भंडार, ठाकुर पान भंडार, पांडे पान भंडार। तो वो कहा गया कि ब्राह्मण की स्थिति सबसे खराब है। शौचालयों में काम करने वाले सबसे ज़्यादा ब्राह्मण हैं। मैं
भगवान माफ़ करें और दर्शक माफ़ करें, मेरे लिए ये थोड़ा सा दुखद है, मेरे लिए दुखद है, क्योंकि मेरे लिए ब्राह्मण पूजनीय हैं। और ये स्थिति है, गरीबी की ये स्थिति है कि मतलब दलित पिछड़ों की तो बात ही छोड़िए, सवर्णों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, 10-10 रुपए के लिए लोग मोहताज हैं। तो स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। और ये जो पूंजीवाद जिस तरह का सेंट्रलाइज हो रहा है वो और होगा, बढ़ेगा। और आप क्या जानते हैं, अमेरिका में सब कुछ सही है। अभी एक मेरे मित्र हैं वहाँ पे, उन्होंने बहुत अच्छा सेटअप किया, आदि सत्संगी जी, उनकी बुक्स में पढ़ता रहता हूँ। उन्होंने रामायण पे बड़ी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, और महाभारत पे, और वाल्मीकि रामायण पे स्पेशली। और सुग्रीव जी पूरी धरती के बारे में जानते थे। ये मैंने वहाँ से पढ़ा, फिर मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ना शुरू किया। एक एक जगह का सुग्रीव जी को पता था, सब पता था। तो वो उन्होंने मुझे बताया 39% या 49% वहाँ पे भुखमरी है, और सड़कों पे सोने वालों की संख्या बढ़ रही है। अच्छा। गरीबी अमेरिका में ज़बरदस्त है, ये चीज़ कोई बोल नहीं सकता, या लोगों को मालूम नहीं हो, या लोग वहाँ के प्रेसिडेंट का ब्लू कलर का सूट, रेड कलर की टाई देख के, और अमेरिका से यहाँ से जो लोग गए हैं जी, उनके बारे में उनसे गपशप सुन के लोग, उनकी क्या हाल है जो गए हैं। अब तो मेरे पास वो और भी क्लाइंट्स आ रहे हैं कि मेरा क्या होगा। बिल्कुल, उनके पास ठीक नहीं है, स्थिति ठीक नहीं है, और उनको ये लगता है कि सिटीजनशिप के अलावा ये जो ग्रीन कार्ड वगैरह है, ये तो प्रॉब्लम, इसमें भी प्रॉब्लम आएगी, और चीज़ों में प्रॉब्लम आएगी। जैसे अभी बीच में H1B वीज़ा को लेकर भी मामले, H1B वीज़ा बहुत हैवी फीस लगा दी, हैवी फीस लगाई उन्होंने, $1 लाख जी। और इसके बाद उन्होंने एक गोल्डन वीज़ा जारी किया ट्रम्प ने। बिल्कुल। और वो मतलब यह है कि वहाँ भी अगर अमेरिका में कोई जाएगा तो एलिट तबका ही जा सकता है। अपना एलिट तबका ऑलरेडी दुबई जा रहा है। बिल्कुल। तो आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब होगी, इसके साथ साथ जनमानस में विद्रोह होगा, मारपीट होंगे, सांप्रदायिक दंगे बहुत ज़्यादा होंगे, और राजनीति तो मैं कहता था ना 180 डिग्री घूम जाएगी, 360 डिग्री घूम जाएगी 2026 में ही। मतलब 2025 में 2000 देखा, वो 2026 में बिल्कुल उल्टा होगा राजनीतिक तौर पर। 2025 में तो ऐसा सच कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, जिसको लोग बुरा कह रहे हैं। 2026 इससे भी ज़्यादा भयानक है। 2026 बहुत बुरा है, हर चीज़ के लिए बुरा। कारण किस लिए कि मंगल की महादशा शुरू हो गई, ये इसका कारण है या कोई और? हम तो इसी से देखते हैं ना। अच्छा, मैं तो ज्योतिषी हूँ, मैं ये तो लोगों से कहूँगा नहीं कि मंगल का साल है, और बाकी ज्योतिषियों की तरह ये नहीं कहूँगा कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मैं शुद्ध रूप से मैदनी ज्योतिष, जिसे मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, बरामीर के सिद्धांतों पर जाता हूँ। मेरे गुरु श्री के.एन. राव सर के जो थेरीज हैं, M.N. केदार ने काम किया है मैदनी ज्योतिष में बहुत अच्छा, और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने मैदनी ज्योतिष मतलब पूर्व व्यक्तियों के अलावा, जीव के अलावा सारी निर्जीव वस्तुओं पर जो काम करे ज्योतिष। अच्छा, हाँ, जैसे देश है, जैसे कोई भवन का उद्घाटन है, किसी भवन में हम प्रवेश कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था जी। जब से नई संसद आई थी, मैंने बड़े डंके की चोट पे कहा था, कोई भी डाल दे यूट्यूब में, एस्ट्रो सुशील या सुशील कुमार सिंह ऑन न्यू पार्लियामेंट, तो मैंने कहा था कि ये बहुत बुरा होने जा रहा। ये संसद वास्तु के नियमों के विपरीत है, और ये संसद बहुत नुकसान करेगी। हो सकता है कि संसद ना रहे, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ओके। तो हुआ क्या कि आप देखिए, उसी संसद में पहली बार होता है उपराष्ट्रपति रातों रात गायब हो जाते हैं, तो गायब भी बोला जाएगा, बाद में अपीयर होते हैं, उनका इस्तीफा भी कोई पब्लिक में नहीं आता है। तो उसी संसद में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, मतलब और क्या क्या कानून बन रहे हैं। बिल्कुल। जैसे एक कानून बना है कि जो तीनों चुनाव आयुक्त होंगे वो रिटायरमेंट के बाद भी कन्विक्ट नहीं किए जा सकते, उन पे FIR नहीं हो सकता। बताइए,
क्या मतलब क्या बोले अब इस पे? नहीं, लेकिन मैंने सुना जो बाकी एस्ट्रोलॉजर्स आए उनमें से कईयों ने कहा कि ये रिफॉर्म्स का टाइम है, ये ऐसे ऐसे कानून में रिफॉर्म्स होंगे जो देश की भलाई के लिए होंगे। लेकिन जिस बात का आपने जिक्र किया ये तो थोड़ा सा डाइसी लगता है, इसमें कोई भलाई तो नज़र नहीं आती नहीं मुझे। कौन सा रिफॉर्म, इसमें देश की भलाई क्या होगा, क्या भलाई होगी आप बताइए? किस किसान के घर में, और किसान तो छोड़िए, जो मिडिल क्लास है जी, जो 2, 4, 5, 6, 10 करोड़ के फ्लैट में रह रहा है, उनकी हालत आप पूछिए ना, जर्जर है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो उनका स्थिति ऐसे खराब होगी कि सरकार की जो पॉलिसीज है वो आम आदमी के लिए या मिडिल क्लास के लिए नहीं होंगी, सरकार एलिट के लिए जा रही हैं, या अलग लेवल पे जा रही है। ये सरकार ही नहीं है जी। सरकार के ऊपर सरकार है और उसके ऊपर जो महासरकारें हैं, उद्योगपतियों से ऊपर लोग हैं। आपने वो नाम सुने होंगे, फलाना चाइल्ड और हाँ, ठीक है। ये सब है बैंकर, जो जिनकी बैंकिंग से पूरी दुनिया चल रही है, तो 4 लोग वो डिसाइड करते हैं, वो अपना निर्णय देते हैं। और अचानक से आप देखिए, अचानक से बहुत चीज़ों के पैरामीटर्स बदल रहे हैं। अचानक से कुछ चीज़ें एकदम ऐसी लग रही हैं, अरे ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, ऐसी घटनाएं घट रही हैं। और ये आने वाले टाइम में आप कह रहे हैं बढ़ेंगी, तेजी से बढ़ेंगी। हाँ, ज़बरदस्त बढ़ेंगी। और 2026 में ये जो युद्ध हैं, मैं इतना तो बता दूं, 25, 26, 27, 28 इसमें विश्व युद्ध होगा। अच्छा, वर्ल्ड वॉर पक्का है? क्योंकि मैं ये वर्ल्ड वॉर की कहानी पिछले लगभग 1 दशक से तो सुन रहा हूँ। हाँ। कि होगा, लेकिन हर बार स्थिति बनती नहीं, शांत हो जाती है, बनती है, शांत हो जाती है। कोई निश्चित तारीख या साल है कि भाई इस साल में जाकर विश्व युद्ध होना है, ये बैकग्राउंड मैं बता दूं आपको जी। तब जब विश्व युद्ध होता था तो सिर्फ युद्ध होता था, जैसे महाभारत रामायण की तरह ये होता था, खून खराबा होता था। ये अब इतना दुनिया फैल चुकी है, पूरा का पूरा जो डायमेंशन सब बदल गया है, सब मतलब कवर कर लिया गया, स्पेस भर गया है मनुष्यों से, आदमियों से। यूक्रेन रशिया का वार अभी चल रहा है। इजराइल में 65,000 लोग, 65,000 इजराइल ने 65,000 लोगों को मारा। बिल्कुल। किसी के पास डाटा है? नहीं है। तो धीरे धीरे करके मार रहे हैं। अब जो अगला होगा उसमें इजराइल शामिल होगा, यूएस शामिल होगा, फिर वो ईरान हुआ, तुर्की हुए, ये सब, और ये जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं जी, ये मिलके खुन्नस में कुछ ना कुछ कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मुझे याद आता है नासिर अहमद साहब की एक भविष्यवाणी है, आपने भी सुनी होगी, कि 13 मुस्लिम कंट्रीज मिलकर एक युद्ध लड़ेंगे। और इसमें दूसरी एक भविष्यवाणी ये कहती है कि एक विश्व युद्ध होगा जिसमें भारत जो है वो विश्वगुरु बनकर सामने आएगा। तो ये क्या वही समय होगा या फिर यहाँ पर कुछ चेंजेस आपको लगते हैं? देखिए, विश्वगुरु अभी 30 तक तो कोई विश्वगुरु का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके। क्योंकि सूरदास ने और रैदास जी ने, जी, महाकवि रैदास, सूरदास जी ने, इन लोगों ने कुछ दोहे वोहे भी लिखे थे। इन्हीं दोहों पे आधारित 2011 में मैंने प्रेडिक्शन की थी कि 2029 का जो 39 का साल होगा उसमें करोड़ लोग मारे जाएंगे। अच्छा। लेकिन अब वो पूरा दोहा मेरे सामने आ गया है। तो उसमें कहा गया है अंत की शुरुआत 2025 से होगी। अभी मैं कब पढ़ा? कल पढ़ा रात में। अच्छा, ये एक दोहे में लिखा है, क्लियरली लिखा है ये बात? हाँ, दोहे में लिखा है। और 25 से शुरू होगा। देखिए, मैं जो खोखला एस्ट्रोलॉजी करता है मैं उनका विरोध करता हूँ। जो रिसर्च करता है वो मुझे प्रिय है। तो कुछ लोगों ने कुछ लोग और रिसर्च कर रहे हैं जी, और कुछ लोग तो बस 1 करोड़ अपना इंटरनेट पे झोंक दिए और उनका कोर्स बिक रहा है, चल रहा है, उनको कोई मतलब नहीं। दे आर मम ऑन एवरीथिंग, बोलते ही नहीं। और उसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ टूल ऑफ प्रेडिक्शन। इससे सिर्फ ये सब नहीं किया जाता। तो भैया किस बात की एस्ट्रोलॉजी? के.एन. राव साहब ने कहा कि ज्योतिष का मतलब भविष्यवाणी करना, बस, दैट्स इट। उन्होंने कहा इसको बदलेंगे कैसे आप? लेकिन मैं इसमें मैनिफेस्टेशन वगैरह से मैंने देखा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत चीज़ें बदलती हैं, ज़बरदस्त। एंड आई हैव सीन, जब मैं आपके साथ, आपने कहा कि 1 साल हो गए, मुझे याद नहीं कि 1 साल हुए, क्योंकि मुझे तो लगा जल्दी आए थे।
तो 1 साल में मैं बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन किया, मैं अपने खुद में किया। अच्छा। तो वो घड़ियाँ ही नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ज्योतिष का काम भविष्य बताना। और जो लोग कह रहे हैं कि ये अब तो अजीब ये लगता है कि कथाकार बताने लगे हैं। अब बताइए, कथाकार को कैसे मालूम? आपने ज्योतिष पढ़ी है? और भी अविवादित कथाकार जी, है ना, जो लोग किसी के जेब का पैसा बता रहे हैं, इतना है, वो है, ये है। अरे मैं आपको बताऊं, ये सब तो गांव-गांव में मैंने पहले भी बताया कि मैं इसको 30 साल से देख रहा हूँ। बिल्कुल। इसके और लोगों ने कहा कि इसको आप सिखा दूं, मैं आपको सीख। मैंने कहा मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं ज्योतिष करूँगा, भविष्य बताऊँगा, भविष्य नहीं बताया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में इतना ज़बरदस्त तंत्र है, अरे बाप रे। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया में एक काम होता है जिसमें समुद्र से रिलेटेड कुछ है। अब वो तंत्र तो जो चाहेंगे आप मिल जाएगा। इवन कैसे कहूँ मैं, वो पलट देते हैं सब कुछ। अच्छा, मैं अभी डिटेल में आपसे समझूंगा। पहले मैं एक बार 2026 के प्रेडिक्शन वाला पार्ट पूरा कर लेता हूँ। 2026 आपने बहुत सारी चीज़ें कही। आपने कहा कि जनता का आक्रोश दिखेगा, सड़कों पर जनता आएगी, पॉलिसीज़ जो बन रही हैं वो जनता के फेवर में नहीं होंगी। तीसरा आपने कहा कि करप्शन जो है, करप्शन के खिलाफ आवाज़ें उठना शुरू होंगी और युद्ध की स्थिति भी दुनिया भर के अंदर दिखती रहेगी, क्योंकि आपने कहा 2025 में जो शुरुआत हुई है, जो आपने दोहे का जिक्र किया, वहाँ से शुरुआत हुई 2039, यानी कि यहाँ से 14 साल जो हैं, ये 14 साल बढ़ते रहेगा। 39 को छोड़ दीजिए, मैं तो अभी 28 तक हूँ, 4 साल मानिए। ओके। 2025 से 28 तक की स्थिति रहेगी। मैं इसमें और भी कुछ चीज़ें जोड़ता हूँ जी। फिल्म इंडस्ट्री पे इसका असर पड़ेगा। जैसे आपने पिछले साल एक प्रोडिक्शन की थी सलमान खान को लेकर। आपने कहा कि उनकी उम्र आपने बताई थी कि भाई इस साल की अंदर उनकी और शाहरुख खान साहब की दोनों की डेथ एक ही साल में होगी। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने अपने अपने रिएक्शंस दिए, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा बहुत शुरुआती चीज़ है, उस पर जो प्रोडिक्शन है कि इस साल एक गंभीर बीमारी सलमान खान साहब को है और उन्होंने इस बात का जिक्र कपिल शर्मा शो में अपने किया था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो आप प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री की, किस तरफ जाएगा? क्या ये एक गिरावट का समय है फिल्म इंडस्ट्री के लिए या ये बेहतर का समय होगा? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ 2026 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। फिल्म इंडस्ट्री में कुछ फिल्में तो काम करेंगी, लेकिन एक आगे चल के 2-3 सालों में जी, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। ओके। मोबाइल में इसके बाहर कुछ नहीं है? सब कुछ OTT पे आ जाएगा। थिएटर्स बंद हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ऐसा कोई नई बात नहीं है। थिएटर्स बंद होने शुरू होंगे और मुझे लगता है स्टार्स को अब ज़्यादा इस पर ध्यान, अपना थोड़ा सा ईगो कम करके इधर आ जाना चाहिए, OTT की तरफ। OTT पे। और शाहरुख खान जी से बड़ा तो कोई स्टार है नहीं, बिल्कुल, है ना। और उनके पास मतलब कुछ चीज़ें हैं जो उनको पावर्स हैं ईश्वर ने, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़े गुरुओं में भारत की बात करूं तो शाहरुख खान होंगे। आप मैं इस पर अभी आगे बात करूंगा। तो मैनिफेस्टेशन आप सिर्फ शाहरुख साहब के 1 घंटे 2 घंटे लगातार सुनिए, एक भी नेगेटिव बात नहीं मिलेगी। कहीं कहीं वो कहेंगे एग्जैगरेटेड, हाँ मैं ही किंग हूँ, मैं ही किंग रहूँगा। किंग खान कहते भी नहीं, वो कहते हैं मैं ही रहूँगा, मेरे बाद कोई नहीं रहेगा। तो ये मैनिफेस्टेशन का एक हिस्सा है। अच्छा, ये पॉजिटिव है, गलत नहीं है। और मैं महाविद्याओं की आराधना मुझमें त्रिपुर सुंदरी और माँ कमला की अलावा मैं ज़्यादातर चीज़ें मैनिफेस्टेशन पे करता हूँ। लोगों को उनके घरों में चीज़ें हटाने लगाने, इनसे मैनिफेस्टेशन से वो होता है। तो शाहरुख खान जैसे लोग अपने बच्चे को OTT पे लाए। बिल्कुल। फिल्म रिलीज़ हुई, शायद अच्छी भी जा रही है ना। मैंने तो टीज़र वगैरह के बारे में सुना था जी। तो कितनी, देखिए बुद्धिमान कितना हुआ आदमी। क्योंकि जब लड़का, मैं पहली बार उसको बोलते सुना तो वो एक्टिंग नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने डायरेक्शन करवाया। तो ये है। तो दूसरा, बाकी इंडस्ट्री में जैसे कुछ ये
कॉमेडी वगैरह है, ये सब चीज़ें हैं, ये भी आना पड़ा नेटफ्लिक्स पे। आप खुद देख लीजिए, कपिल शर्मा को नेटफ्लिक्स पे आना पड़ा। ये है। तो स्टार्स के लिए मतलब ऐसा माहौल ही नहीं रहेगा, इतना लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा और इतना उल्टा सोच हो जाएगा कि उनके पास थिएटर में जाने के टाइम नहीं होगा। दिन भर प्लान करेंगे कि अब क्या उल्टा कर दें। 2026 में आपको लगता है, पिछले साल आपने कई सारे स्टार्स का ये जिक्र किया था कि भाई ये साल जो होगा इन स्टार्स के लिए बहुत अच्छा है, इनके लिए थोड़ा सा डाउनग्रेड टाइम होगा। 2026 में कौन से स्टार उभरते हुए नजर आएंगे? क्योंकि अभी बीते जैसे सैयारा फिल्म आई, सैयारा फिल्म में दोनों नए किरदार थे और दोनों ही काफ़ी अच्छा ग्रो किया। आपको लगता है कि कोई ऐसे चेहरे हैं जो ग्रो करेंगे 2026 में? नहीं, ऐसे चेहरे ग्रो करने की बात नहीं है। वो तो कोई आया कोई गया इस इंडस्ट्री में। मैं तो ऐसे को जानता हूँ जिन्होंने शुरुआत की नेटफ्लिक्स में स्टार किड्स के साथ, बिल्कुल, और आज वो गायब हैं। तो मैं सैयारा को एक मानूंगा कि एक घटना है जो हुई जी। हालांकि मैंने फिल्म नहीं देखी, लेकिन फिल्म चली तो फिल्म में कुछ रहा होगा। अब किसी विशेष स्टार की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। रणवीर कपूर का भविष्य में अच्छा देखता हूँ। अच्छा। रणवीर कपूर का मुझे कुंडली मिली और वो काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है। और एक चीज़ और है, ईश्वर की कृपा से वो अभी तंत्र से दूर है, उनके ऊपर कुछ तांत्रिक क्रिया हुई नहीं है। अच्छा, इन लोगों पर भी स्टार्स पर भी तंत्र होता है? एक चीज़ मैं बताऊं, चाहे वो कोइंसिडेंटली ही हो जी, ही इज़ नॉट ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो अगर आपको उन पर तंत्र करना होगा तो कैसे करेंगे भाई? नज़र तो वहीं से लगती है, ज़्यादातर नज़रें वहीं से लगती हैं। कुछ तंत्र तो किए जाते हैं। बाकी क्या होता है, जब कोई आदमी कुड़ता है आपसे, ईर्ष्या होती है उसको, तो उसके कमर के नीचे का जो भाग है उससे बैड एस्ट्रल बॉडीज निकलती हैं, वो उस पर आदमी पे अटैक करती हैं जो सक्सेस हो रहा हो। तो शायद इसी वजह से, या क्योंकि आपको नहीं मालूम हो शायद, राज कपूर जी को रामचरितमानस पूरी याद थी। बता दे कोई नेता जो राम राम 24 घंटा, जय श्री राम सीताराम बोलते हैं, 4 लाइन सुना दें। अब उन्होंने फिल्म में गंदगी की, ये की, वो तो थिएटर है, ड्रामा है, वो उनका काम है, उनका पेशा है। लेकिन उनकी फिल्मों में भी रामचरितमानस का असर है। राम तेरी गंगा मैली हो गई, फिर एक गाना है, कहाँ गए वो लोग जो कहते थे प्राण जाए पर वचन न जाई। और मतलब रामचरितमानस की चौपाइयाँ उसमें उन्होंने प्रयोग की, पूरी की पूरी रामचरितमानस राज कपूर साहब को कंठस्थ थी। बिल्कुल। अब वो नॉनवेज खाते थे, ये खाते थे, तो वो जिस एरिया से आए थे वहाँ से तो नॉनवेज वगैरह खाया जाता था। ये कौन सी बड़ी बात है? मैं खुद कुछ नहीं खाता हूँ नॉनवेज वगैरह। अब तो मैं इस वक्त अन्न भी बहुत कम खाता हूँ, फल और जूस पे ज़्यादा रहता हूँ, दूध पीता हूँ, वीगन कॉन्सेप्ट नहीं मानता। लेकिन मेरा कहना है कि मैं बीफ का विरोधी हूँ। मैं गौ मेरे लिए माता है। चूँकि हमारे इष्ट, हमारे पूर्वज राम थे, और उन्होंने नहीं, उनके भी पुरखों ने गाय के लिए पता नहीं क्या क्या किया। बिल्कुल। राजा रघु थे या कोई थे, वो तो अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए थे, शेर से लड़ने के लिए। तो गाय हमारी माता है। बाकी चीज़ों में जो नॉनवेज का कॉन्सेप्ट है, इसको छोड़ देना चाहिए। लोग कहते हैं कि, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने नॉनवेज छोड़ दिया फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही, मुझे बड़ी ऐसी आई। तो मैंने उनको एक किस्सा सुनाया जी। एक अवधूत परंपरा है। अवधूत परंपरा मतलब आप ये मानिए कि गोरखनाथ और दत्तात्रेय जी, ये 2 सबसे बड़े तंत्र के पीठ हैं। और कहीं कहीं गोरखनाथ मुझे ज़्यादा दिखते हैं, फिर दत्तात्रेय हैं जिनसे परशुराम जी ने शिक्षा ली, और त्रिपुर सुंदरी का वो आगे लिखा गई माता। और उस त्रिपुर सुंदरी को आचार्य भगवान शंकराचार्य ने, जो पहले शंकराचार्य थे, जो आदि गुरु जगत शंकराचार्य थे, मैं उनको भगवान बताता हूँ।
तो उन्होंने दर्शन किया था कश्मीर में। अच्छा। उसके बाद उस श्री विद्या का, उस त्रिपुर सुंदरी का सबसे ज़्यादा जो ज्ञान हुआ, जो दर्शन हुए, वो हुए हमारे ये करपात्री जी महाराज को। जी। उनसे बड़ा मैं कोई संत नहीं मानता। बिल्कुल। ये जितने आज के शंकराचार्य हैं, चाहे स्वरूपानंद जी तो चले गए, निश्चलानंद सरस्वती, ये सब सेवा करते थे उनकी। करपात्री जी महाराज के सब शिष्य रहे। सब शिष्य रहे और उन्होंने कुछ लोगों को दीक्षा दी। और स्वरूपानंद जी ने, मतलब मैं अपने जीवन में अभागा मानूंगा कि मैं उनसे नहीं मिल पाया। और मैं उनका चरण रज लेना चाहता था, क्योंकि वो इतने ज्ञानी थे और श्री विद्या के बहुत बड़े जानकार थे। उनके पास एक किलो का नीलम था। अच्छा। जिससे खुश होते थे, सर पे रख देते थे, है ना। तो वो पहनाने वहनाने का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो उनसे श्री विद्या की दीक्षा, एक बार करीब 2011 की बात है जी, मैंने एक लेख लिख दिया कि मांगलिक दोष बहुत ज़्यादा, इस पर ध्यान मत दीजिए। मेरे बहुत कम व्यूज़ वगैरह आते थे, नया नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, सोशल मीडिया बहुत नया था उस टाइम। तो मेरे खिलाफ उसमें लाखों में व्यूज़ गई। और शंकराचार्य जी से मेरी शिकायत हुई, स्वरूपानंद महाराज जी से। उन्होंने कहा कि ये लड़का ठीक बोल रहा है, क्या बिना मतलब की बात करते हो, है ना। तो उनको ज्योतिष आदि सब चीज़ों की बड़ी जानकारी। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा मांगलिक दोष पर ध्यान ना दीजिए, मैं इस बात को हाईलाइट करूंगा। मांगलिक दोष कुछ नहीं होता क्या? मांगलिक दोष को एग्जैगरेट करके बताया गया है, कुंडली मिलान को एग्जैगरेट करके बताया गया। आजकल तो बच्चा पैदा होता है, उसकी कुंडली पहली बार दिखाई जाती है, सबसे पहले ये पूछा जाता है मांगलिक तो नहीं है। गलत है। मैं इस चीज़ को बताऊं, मेरा मंगल अष्टम में है जी, सबसे बुरी स्थिति मानी गई है, 7वां या 8वां जी। अगर आप मांगलिक दोष देखिए भी तो 7वें में हो या 8वें में, तब देखिए। हालांकि मैंने तब भी नहीं देखा था। मेरे गुरु, जो कि ज्योतिष के विश्व पितामह हैं वर्तमान में, उन्होंने कहा कि जो लोग कुंडली मिलान नहीं करेंगे, मैं उनकी शादियों में विवाह कराने, खुद ही विवाह कराऊंगा। अब उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि कुंडली मिलान मात्र 400 साल पुराना है, अकबर के बाद के काल का। उससे पहले नहीं होता था? नहीं होता था। डॉक्टर राजबली पांडे ने इस बात को बढ़िया कोट किया है अपनी बुक, उनको पढ़ना चाहिए, उनकी सारी बुक्स पढ़ने लायक हैं। डॉक्टर राजबली पांडे हिस्ट्री के और कल्चर के बहुत विद्वान आदमी हैं। तो पांडे साहब ने ये लिखा कि उसके पहले नहीं होता था। उन्होंने ये भी लिखा कि रामायण में मात्र सूर्य उत्तरायण होने के बाद, जब मकर संक्रांति, मतलब जनवरी के 14 जनवरी के बाद सूर्य जब उत्तरायण हो जाते हैं जी, तो आराम से शादियां की जाती थी। वही था। बाद में चल के शुक्र अस्त ये सब बाद में देखा जाने लगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि ज्योतिष उनको नहीं मालूम था। रामायण काल में वास्तु की बड़ी जानकारी थी। रामायण काल में लोग ऐसे ही भविष्य बता देते थे जी। जैसे जब भगवान राम को वनवास का समय था, तो दशरथ जी ने कहा मैंने राम के ग्रह देखे हैं। चूँकि वो लोग भी जानकार लोग थे। और ज्योतिषियों ने भी ये कहा है कि अगर इनको जल्दी गद्दी पर नहीं बिठाए तो नुकसान होगा, क्योंकि इस ग्रह पर ये नक्षत्र चलने वाला है। अब बताइए, तो जानकार तो थे ही लोग। अब हमारी पीढ़ी, कई युग कभी भी हैं, है ना, वो लोग जब रामायण पढ़ते हैं एक एक घटना बताते हैं कि जब मंदोदरी आई, भगवान राम ने उन्हें प्रणाम किया और रोने लगे। भगवान राम ऐसे नहीं थे, क्यों मजाक बना रहे हैं अपना? भगवान राम ने एक राक्षस का वध किया था, वो उसकी पत्नी से क्यों रोने लगेंगे? क्यों रोने लगेंगे? वो तो उसने, और ऐसा राक्षस जिसने किसी को नहीं छोड़ा, किसी विभीषण की, मतलब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे तो आपको घिन आएगी उससे। लेकिन राम जी तो उस वक्त ज्योतिष का बड़ा अच्छा
था, लेकिन विवाह कुंडली मिलान के लिए नहीं था। मंगल दोष का, मांगलिक का कोई ऐसा बहुत बड़ा विवरण कहीं नहीं मिलता। तो यानी कि दो लोग शादी करें तो कुंडली मिलाएं कि नहीं मिलाएं? मैं बता रहा हूँ, जी। जो वर्तमान कुंडली मिलान होता है उसे गुड़ मिलान होता है, कुंडली मिलान नहीं होता। बिल्कुल। मैं इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैला रहा हूँ, लेकिन लोग अभी पकड़ नहीं पा रहे। जी। मैं कह रहा हूँ आप गुड़ मत मिलाइए। गुड़ में आपका जो राशि का नाम है जी, और कन्या की राशि का जो नाम है उसी को मिलाया जाता है। ओके। मतलब वर की राशि का नाम और कन्या की राशि का नाम, जी, दो को मिलाया जाता है। जी। अब ये हुआ, मतलब एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। जी। तो नक्षत्र के एक चरण को जिसमें व्यक्ति पैदा हुआ, नक्षत्र के उस चरण को जिसमें वो लड़की पैदा हुई, उसको मिलाने से क्या होगा? पूरी कुंडली देखनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ। जैसे कल की बात है, मैंने कहा कि वो लोग मारवाड़ी परिवार के थे। जी। तो अभी भी मैं मानता हूँ कि अग्रवालों में बड़ी मतलब बहुत मानते हैं आज भी। मानते हैं, और जो ब्राह्मणों की इज्जत और धार्मिक लोगों की इज्जत बहुत बहुत करते हैं वो लोग। तो उनकी बिटिया कहीं शादी हो गई, तो उन्होंने कहा कुंडली मिलाए थे। तो मैंने कहा कि देखिए, आप दोष मत दीजिए, पिटिशन फाइल कर दीजिए इस कुंडली में। अच्छा, हमारी गुप्त नाड़ी में स्पष्ट है जी कि तलाक है तो विद इन सेकेंड्स बता दिया, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दिख जाएगा। हमकी बिटिया की कुंडली में तलाक था, अब आप उसे घर लाए हैं तो एलुमिनी वगैरह का चक्कर छोड़िए, जल्दी से जल्दी उनसे मुक्ति ले लीजिए और दूसरी शादी कर दीजिए, क्योंकि दूसरी शादी का भी योग है। दूसरी शादी का योग मतलब मंगल और केतु से होता है जी। और तलाक का भी केतु से होता है, इतना बताऊंगा। ये गुप्त नाड़ी कहीं नहीं लिखा है सब। तो हम उसमें सब गोचर हो रहा था। मैंने कहा शादी होनी है, इसको जल्दी कर दीजिए, जल्दी हो भी जाएगी। मैंने कहा और इस बिटिया को आप लगा दीजिए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो कुंडली मिलान के कारण कर रहे 4 साल से कुंडली नहीं मिल रही। मुझे बड़ी हंसी आती है। वो मतलब सिविल सर्वेंट्स हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं। उन्होंने कहा आपकी पढ़ाई लिखाई व्यर्थ है, ज्योतिष को ज्योतिष की तरह मानिए, जो भी उसका वैज्ञानिक गुण है। आप मैं कह रहा हूँ खुद ही पराशर होरा शास्त्र मंगा के पढ़ लीजिए ना, एक ग्रंथ है छोटा सा, पंडित सीताराम झा का है। के.एन. राव सर की किताबें मंगा लीजिए। मैं कोर्स करने को थोड़े बोल रहा हूँ, और लोग पढ़ते भी हैं। ऐसा नहीं कि आईएएस, मैं आईएएसओं को जानता हूँ, जितने आईएएस मुझसे मिले, एक लोग आए मुझसे मिलने, तो उन्होंने अपना सामान रखा और एक दूसरे की मैं बात कर रहा हूँ, वो उन्होंने मुझे बुलाया था, मतलब मुझे कहा था। तो जो प्यार से मुझे बुलाता है मैं वहाँ जाता हूँ। बाकी कोई ये कहे कि मैं आईएएस हूँ, डीजीपी, तो मेरे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहते कि सर 2 मिनट गुरुजी मिल लीजिए। मैं गया, उन्होंने अपना रखा और उन्होंने कहा कि कमिश्नर साहब से मुझे मिलना है, ये मतलब दूसरे स्टेट की बात है, मिल के मैं आ रहा हूँ, तुरंत मैं आपसे मैं हाथ पैर धुल के मिलता हूँ। तो उन्होंने अपनी सारी फाइल्स निकाली और उसमें से 3 किताबें निकाली और तीनों के.एन. राव साहब की थी, और तीनों के.एन. राव साहब की सबसे कठिन किताबें। अच्छा, सबसे कठिन किताबें, जैसे डिप्स इनटू डिविनिटी, बहुत कठिन किताब है। जैमिनी चरदशा एडवांस, बहुत कठिन किताब है। और एक था पेरेंट्स और मतलब बच्चों की कुंडली से पेरेंट्स का भाग्य देखना। अच्छा, ये बहुत टफेस्ट कुंडली है। लास्ट बुक थी मुझे लगता है राव सर ने जो खुद लिखी थी। वो तीनों उनकी उससे निकले। अब आप बताइए, ये लोग पढ़ते हैं, तो उन्होंने कहा कि कमिश्नर साहब भी पढ़ते हैं। अच्छा, मेरे संपर्क में जो भी आते हैं तो वो सब बताते हैं। कुछ लोग तो बुक्स पूछते हैं। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं, आप बृहद पराशर हो रहा साथ लाइए, के.एन. राव सर की सारी जो उन्होंने लिखी, एडिटरशिप वाली नहीं, जो उन्होंने लिखी पहले उसको पढ़िए, फिर एडिटरशिप में जाइए, फिर अगर आपको लगे तब कोर्स करिए। मेरा ही कोर्स है, मैं कह रहा हूँ नहीं मत करो, पहले आप ये करिए। मैं मतलब अभी तक गुप्त नाड़ी का कोर्स दिया, 10वां विद्या का कोर्स दिया, मैरिज एस्ट्रोलॉजी का कोर्स दिया, अब मैं फुल फ्लेज एस्ट्रोलॉजी का कोर्स लाऊंगा, लेकिन 1 महीने लगेंगे उसमें। तो
मेरा ये कहने का आशय है कि वो लोग कुंडली मिलान के चक्कर में शादियां नहीं हो रही हैं, गुण मिलान के। गुण मत मिलाइए, कुंडली मिलाइए। कुंडली कैसे मिलाइए? कुंडली मिलाने में आपको ये देखना होगा कि पहला स्वास्थ्य दोनों का ठीक है, मिल रहा, अच्छी बात है। दोनों का समृद्धि मिल रही है, इमोशंस मिल रही, प्रेम रहेगा कि नहीं रहेगा, और दोनों का अटैचमेंट किन्हीं दूसरे प्राणियों से तो नहीं रहेगा। उसके बाद धन समृद्धि तो ज़बरदस्त रहेगी ना, और उम्र दोनों की रहेगी, कैंसर वैंसर है कि नहीं है जी। ये सारी चीज़ें। और देखिए कोई ग्रह पीड़ित है तो उसका भी वो ग्रह पीड़ित हो तो कुंडली मिल जाए। अच्छा, जैसे इसका शुक्र पीड़ित है, लड़की का भी शुक्र पीड़ित है, लड़के का भी, हो गई, मिला दीजिए, कर दीजिए। ये है, लेकिन इसमें समय लगता है और इसमें दिमाग लगता है। वो बस, अब तो मैं कह रहा हूँ गुण मिलान किसी ज्योतिषी के पास क्या, एक सॉफ्टवेयर कोई भी उठाइए, डालिए 18 गुण, 19 गुण। सॉफ्टवेयर डालने की भी जरूरत नहीं है आजकल, तो आप इंटरनेट पर जाइए, वहीं नाम लिखिए, डिटेल दीजिए, वो तुरंत के तुरंत वहीं पे वेबसाइट पे आपको पता लग जाता है। और लोग कहते हैं कि 29 गुण मिले हैं जी। तो जब 29 गुण मिले हैं तो सबसे ज़्यादा डिवोर्स रेट क्यों बढ़ रहा है इंडिया में? इंडिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा डिवोर्स का रेट इस वक्त इंडिया में है। बिल्कुल। और वो मुंबई नहीं है, पहले मुंबई था, अब छोटे छोटे शहरों में, दक्षिण का कोई शहर है वहाँ पे है जी। तो गुण मिलान और मांगलिक में सिर्फ 7वां 8वां हो तो आप कंसीडर करिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे 5 भाई बहन हैं, मैंने किसी को कुंडली नहीं मिलाने दी, ऑलमोस्ट सभी मांगलिक थे, मैं खुद मांगलिक हूँ जी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो बॉटम लाइन मैं ये निकाल सकता हूँ कि अगर आपको मिलवानी है तो आप कुंडली लेके जाइए किसी के पास, वहाँ कुंडली मैच कराइए। ये गुण मिलान केवल काफ़ी नहीं होता, या मांगलिक होना या ना होना काफ़ी नहीं होता, ये बॉटम लाइन है। आपने बीच में जिक्र किया था मैनिफेस्टेशन का, और आपने जिक्र किया था माता सुंदरी का, माँ कमला का। मैं थोड़ा सा इस पार्ट को आपसे डिस्कस करूंगा, फिर आपने अफ्रीकन कुछ तंत्र की भी बात की थी, वो भी मैं आपसे समझूंगा। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन, ये आज की डेट में हर कोई ट्राई कर रहा है। आज की डेट में हर कोई विजन बोर्ड बना रहा है, एफर्मेशंस कर रहा है, लिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है, बाकी लोग मुझे बताएंगे, मुझे लगता है 1% लोगों का पूरा हो रहा होगा, 99% लोगों का पूरा नहीं हो रहा। इसके पीछे वो की कौन सी है, जो सीक्रेट की मैं कहूँ कि दिस इज द सीक्रेट की ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन? देखिए, मैं तो जान गया हूँ, तो तभी तो मैंने पूछा कि लोगों को भी पता लगे। मैं जान गया हूँ जी। और फिर मैं एक बार शाहरुख साहब का नाम लूँगा कि आप लोग शाहरुख साहब से पूछे, जनता उनसे पूछे कि उनकी सक्सेस का राज क्या है। जी। मैनिफेस्टेशन में बहुत लोग आए, पहले तो नेपोलियन हिल और ये सब लोग आए। ओके। मैनिफेस्टेशन त्रिपुर सुंदरी का पार्ट है। इसी चीज़ को इंग्लिश में ले जाके किया गया। त्रिपुर सुंदरी को ही लोग नहीं समझे, हालांकि अब वही त्रिपुर सुंदरी उसमें रहती हैं, श्री यंत्र में रहती हैं जी। और माँ कमला, ये 2 देवियाँ हैं। माँ कमला की एक भी फोटो उच्च स्तरीय फोटो नहीं है। अच्छा। मेरे कहने से एक बहुत बड़े फिल्म स्टार के घर में उन्होंने पेंटिंग बनवाई है। तो मैं दूसरी पेंटिंग राम दरबार, चूँकि राम दरबार हर घर में होना चाहिए और ख़ासकर घर के पूरब में। अच्छा। एक्सट्रीम पूरब, तो राम दरबार और माँ कमला के लिए मैंने कई कितने लाख खर्च किए हैं, मुझे समझ में नहीं आता। मैं मतलब लोग कहीं क्या कर रहे, मैं उसका वो डिजिटल पेंटिंग बनवा रहा हूँ और मैं उपलब्ध कराऊंगा, तो नो डाउट मैं उसके इतना इन्वेस्ट करने के बाद जी लूँगा भी। तो ये जो मैनिफेस्टेशन है, इसमें कुछ चीज़ें ध्यान देनी है। सिर्फ सोचना नहीं, पैसे के बारे में सोचना नहीं, ये लिखना पढ़ना उनके लिए है ना जिसकी याददाश्त कमजोर हो। जब वो आप दीवाना बन जाइए, मतलब रात में भी नींद खुले तो आप जो चाहते हो वहीं पर आपका ध्यान जाए। अच्छा, मतलब आप इमेजिन करिए। नहीं, नो, सॉरी, आई रिपीट, रात में भी आपकी नींद खुले तो आपका एक लक्ष्य
जो आप एक एक लक्ष्य रखिए, और पता चला हमको ये भी चाहिए, वो पहला एक लक्ष्य, और बहुत जल्दी जल्दी पूरा होता है। एक बार आपका मैनिफेस्टेशन की जो चाबी है वो खुल गई, मतलब वो जो एक आवृत्त है जी, वो मिल गई उस आवृत्त से। जैसे सिंपल सा है कि कहते हैं कि ब्रह्मांड से मांगिए, ब्रह्मांड को निर्देश दीजिए जी, उसी को हमारी सामान्य भाषा में आम जन, डिप्राइव्ड लोग, पैसे जिनके नहीं हैं वो लोग कहते हैं भगवान से मांग, भगवान ही सब कुछ देगा। लेकिन जो चालाक आदमी हो गया वो भगवान को अपनी पूजा पद्धति में डाल दिया, बाकी जगह मेडिटेशन आ गया उसका, बिल्कुल, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ गया और मैनिफेस्टेशन। तो आपको उसके लिए दीवाना हो जाना पड़ेगा, जैसे हर समय आपके ध्यान में हो और कुछ आए ही ना। बिल्कुल। और ऐसा कहा गया कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, एक करीब में 1997 में पढ़ा था इस चीज़ को, अपनी डायरी में खूब लिखा उखा भी था मैं, क्योंकि सिविल सर्विसेज के दौरान बड़ी बड़ी चीज़ें लोग करते हैं। बिल्कुल। तो अपनी डायरी में लिखा था, जो सोचोगे एक दिन वही बन जाओगे, सपने देखो एक दिन वो सपने पूरे होंगे। तो वो उन्होंने यहाँ से वो लोग उड़ा ले गए इन चीज़ों को। ये वेदों में भी है मैनिफेस्टेशन, वेदों में भी है। अब वेद देखिए, वेदों का भी यूट्यूब पे आप जाइए, वेदों के बारे में अच्छा अच्छा वर्णन मिल रहा है ना। तो मेरा कहने का मतलब, उसके लिए आप 24 घंटा आपकी आदत में शुमार हो, आप उसी तरह का जीवन जीने लगिए। जैसे मान लीजिए अमीर बनना है, तो अमीर बनना है तो आप महसूस करिए कि मेरे इस कमरे में इतने पैसे रखे हुए हैं, सोने रखे हुए हैं। जरूर नहीं कि उसी फॉर्म में आएगा, पर वो आएगा। मतलब मैं ऐसे चल रहा हूँ, मैं इस गाड़ी में बैठ रहा हूँ, और एक बार नहीं, हरदम यही सोचना है। हर सांस के साथ आप ऐसा हर सांस के साथ आप वो जिंदगी जीना शुरू कर दो मेरे बिल्कुल साथ। आप मर्सिडीज हो, रॉयल्स रॉयस हो, उसमें आप बैठिए, चलिए। मन से बड़ा क्या है। आप ऑल्टो में भी बैठे तो ये सोचें कि आप BMW में बैठे हैं, अगर आपको BMW चाहिए तो आप ऑल्टो में बैठे, BMW की सोचिए, लेकिन धीरे धीरे करके। अब मैं महत्वपूर्ण चीज़ों पे आ रहा हूँ, मैनिफेस्टेशन को आज मैं एकदम क्लियर करूँ, लेकिन धीरे 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 आपको उनकी तरह बिहेव करना सीखना होगा। उनके कुछ कपड़े भी आपको पहनने होंगे। ऐसा नहीं है कि पता चला कि आप 4000 की नौकरी कर रहे हैं और उस ऑफिस में AC भी नहीं है और गर्मी में आप सूट पहन के जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा खर्च करिए, अच्छी क्वालिटी के परफ्यूम्स लगाइए। शुक्र जहाँ बैठा हो जिस राशि के, उस अंग पर परफ्यूम डालिए। आप परफ्यूम पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि वो माँ त्रिपुर सुंदरी से उसका कनेक्शन है। अब इसके बाद दूसरी चीज़ जो लोगों को बुरी लगेगी, दूसरी चीज़, पैसे वालों से जलना छोड़ दीजिए। लेकिन लोग कहते हैं कि जलते नहीं है हम, तो जलन हो जाती है। जलता तो कोई नहीं, ये तो कुदरतन हो जाता है। नहीं हो जाता, आदत में डालिए ना। मैं कह रहा हूँ, जैसे आजकल कहते हैं फलाना जो उद्योगपति के पास इतना पैसा है, इतना गबन किया, कुछ नहीं। पैसा उसने प्राप्त किया, उस पैसे का और उस व्यक्ति का आप रेस्पेक्ट करिए। दूसरे डायमेंशन में आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत 1 मिनट 2 मिनट विरोध करिए, ज़्यादा टाइम मत दीजिए कि ये उद्योगपति इतना कमा रहा है। बॉब प्रॉक्टर ने इस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। बॉब प्रॉक्टर ने इस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है कि आप धनवान से ईर्ष्या बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल भी। मान लीजिए कोई आदमी बता रहा है कि मेरा आज 10 करोड़ का व्यापार हुआ, आपका मुंह सूख जाए तो आप खत्म, कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते, खुश नहीं हो सकते, तो आप न्यूट्रल रहिए। बस ये सोचिए कि मैं भी 10 करोड़ कमाऊंगा, ये नहीं सोचना आपको। मैं जितना सोचा हूँ मैं उतना लेके रहूँगा। और मैंने इस चीज़ को, ये भी मैं आपको बताऊँ, जितना मैंने सोचा था
उसको मैं बढ़ाता चला गया, मैनिफेस्टेशन में अपने मन में उन चीज़ों को बढ़ाता चला गया, और वो सारी चीज़ें होती रहीं। प्लस कुछ और भी चीज़ें हैं जो अपने वॉलपेपर पे आप लगा सकते हैं, अपने मतलब मैकबुक पे, लैपटॉप पे, अपने जो होम थिएटर है, जो मतलब स्क्रीन है, जैसे आपको दुबई में बसना है तो आपका दुबई का वो होना चाहिए। मैं अपने आसपास सब कुछ दुबई जैसा कर लो। मैं संजय दत्त के घर में था करीब 1 घंटे से ज़्यादा। बिल्कुल। तो संजय दत्त साहब का अब वो उसी दिन लगा था मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसमें दुबई ही चल रहा था, क्योंकि दुबई में रहते हैं ज़्यादातर, है ना। तो ये होना चाहिए। अपने बच्चों से शुरू करिए इस बात को। उसको 24 घंटा, जैसे 24 घंटा ये कहिए कि बेटा हम लोग सामान्य लोग हैं, हम उनसे बराबरी मत करो, वो बड़े लोग हैं, और उनसे उनकी तुलना मत करो, कम खाओ, अपनी चादर में ये करो वो करो। अगर आपने ऐसा किया तो आप एक पीढ़ी को और ख़त्म कर दे रहे हैं। अच्छा, मतलब भैया आपका कहना ये कोई है नहीं कि बड़ा है, पैर अगर चादर से बाहर निकल रहे हैं तो पैर मत समेटो, चादर बड़ी ले लो। कोई नहीं बड़ा है। मैं एक स्कूल में था जी, वो स्कूल गवर्नमेंट का था, हॉस्टल था, मैं नाम वाम नहीं लूँगा, नहीं तो वहाँ से लोग क्वेरी आ जाने कि मुझे बताइए भैया सर। तो वो स्कूल नरसिम्हा राव की देन थी, या शायद राजीव गांधी ने उसको शुरुआत करी थी। एवरीथिंग हमको फ्री मिलती थी। वहाँ पे हमने देखा, हम लोग की उम्र 11-12 साल थी। ओके। तो मैं देखा कि वहाँ पे काफ़ी जो इतनी बढ़िया व्यवस्था उस वक्त राजीव जी ने की थी। मैं हालांकि उनकी हर बात का सपोर्टर नहीं रहा हूँ, आज भी वो फोर्स में मैं उनको मानता हूँ, लेकिन आदमी को टुकड़ों टुकड़ों में नापना चाहिए। बिल्कुल। ये बात किसने कही है? डेकार्ड ने। और वर्तमान में नोम चोम्स्की, डेकार्ड की फ़िलॉसफी और नोम चोम्स्की की फ़िलॉसफी को हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए अगर उसको अंग्रेज़ी आती है। तो नोम चोम्स्की अमेरिका के लिए सरदर्द हैं, अभी 96 साल के हैं। तो उनका टुकड़ों टुकड़ों में, तो राजीव गांधी ने ये बड़ा अच्छी स्कीम निकाली थी, उसको आगे भी बढ़ाने की सोची थी। तो हम लोग रहते थे, तो उन्होंने कहा कि जो परचेजिंग होगी जी, सब्जी वगैरह, और जो उसमें बच्चों की साइन लगेगी, प्रिंसिपल की, बच्चों की, और कलेक्टर जो है उस बैंक का उस स्कूल का मैनेजर होता था। ओके। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है वो जी। तो हमारे यहाँ एक नए प्रिंसिपल साहब आए, उन्होंने खाना पीना शुरू कर दिया, पतली दाल, कुछ नहीं। फिर मुझसे जूनियर बैच के 2 लड़के गए, मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ जी। उन्होंने कहा कि हम लोग आए तो भैया बोलते हैं सीनियर को, भैया ये प्रिंसिपल साहब अपना जो है ड्राई फ्रूट, 87-89 की बात है, अपना ड्राई फ्रूट मंगाते हैं, रसगुल्ले मंगाते हैं, रजनीगंधा मंगाते हैं, और बिल जो है उससे हमने कहा ये तो गलत है। उसके बाद हम लोग इतना तगड़ा स्ट्राइक करी, वो टाइम्स ऑफ इंडिया तक में छपी। डीएम जो कि उस वक्त के डीएम थे वो जी। उनके सामने हम लोग आए, तो मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया, तो कि तुम 12 साल के लड़के, तुम्हें डर नहीं लगती? मैं डीएम हूँ। हमने कहा डर क्यों सर, भगवान के बनाए हुए हर कोई है, लॉ। मैं उस समय बोला, मैंने कहा लॉ आपके लिए सेम है, मेरे लिए सेम है। बिल्कुल। और अगर आप इसको सही कहते हैं तो आप भी करप्ट हैं। मैं घर गया, पापा मेरे लेक्चरर थे और मेरे ताऊ जी भी लेक्चरर थे। उन दोनों लोगों ने मुझे समझाया कि हम लोग मतलब सामान्य, ठीक है, जमींदार परिवार, ठीक ठाक परिवार था हम लोगों का, लेकिन अब तुम लोग डीएम से उस लेवल के हम लोग नहीं, हमके पापा हैं। मैं उस वक्त से हमने कहा कि गलत बात का मैं विरोध करूंगा, बिल्कुल, लेकिन अब आज की स्थिति में रोजी रोटी के कमाने के चक्कर में मैं कुछ नहीं करता, लेकिन खुद से गलत नहीं करता हूँ। जैसे लोगों को डरा देना, ये पूजा करवा लो, वो पूजा करवा लो। 10 महाविद्याएं मैं कहता हूँ कि ज़्यादातर लोगों को बताता हूँ जी, क्योंकि उससे
होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या हो गया कि आपको उसी में रम जाना है 24 घंटे, और उसमें सोचना नहीं है, महसूस करना है। महसूस करना उस चीज़ को, महसूस शब्द को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में महसूस करना है। जैसे आप की चीज़ें ठीक हो, तो जैसे फ़ोन आया जी, तो आईफोन तुरंत ले लीजिए, बढ़िया वाला, अगर आप ले सकते हैं। बहुत लोग ले सकते हैं, लेजी में कुछ लोग जा नहीं सकते, स्टोर तक नहीं जा सकते, उसको ले लीजिए। उसमें क्योंकि ये जो हमारे नीम करोली बाबा की जी, आशीर्वाद है उस फोन में। अच्छा, हाँ, क्योंकि एप्पल के ओनर गए थे वहाँ पर, फाउंडर गए थे। नहीं, वो बड़ा लंबा कनेक्शन हुआ था उनसे, गए थे वो महाअवतार बाबा के, वो तो थे ही जी। नहीं जब वो गए थे, तो नीम करोली बाबा जिंदा नहीं थे, वो मतलब उनके शरीर ना, लेकिन वो तो हर जगह हैं जी। तो उनसे उनका कनेक्शन हुआ था। और वो चीज़, दूसरा ब्लू कलर, जैसे फेसबुक का ब्लू कलर है, बिल्कुल ठीक, और उसका ट्वीट फेसबुक का दूसरा हो गया मेटा, और इनका दूसरा क्या है, इंस्टाग्राम, और रेड है जी, रेड है वो। ब्लू क्या है, पैसा आने का साधन है। जो आप काम करेंगे, नौकरी करेंगे, वहाँ से पैसे मिलेंगे, वो है ब्लू। रेड कैश फ्लो है। अच्छा, ये सब इतना जबरदस्त काम मतलब करते आप हैं। ये कह रहे हैं कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपने लोगो डिजाइन कर रही हैं, अपने नाम रख रही हैं, उनमें भी बहुत सोच समझ के एस्ट्रोलॉजिकली सजेशंस लेकर काम कर रही हैं। नहीं, उनको मालूम हो, किसी सजेशन नहीं लेते। अच्छा, उनको मालूम है। आप ये समझिए, उनके थ्रू हम मैनिफेस्टेशन पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या होगी। गूगल पहले था, अब तो मैं नहीं दिखता। गूगल में पंचतत्व, 5 कलर हैं। 5 कलर, आज भी 5 कलर है। मेरे पास गूगल फोन है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 5 कलर है। हाँ, तो जी ऐसे करके 5 कलर पंचतत्व है जी। अब बताइए बैलेंस्ड है कि नहीं है। भारत 2 फोन बनाया जी, मुश्किल से। एक मोटरोला था, एक लावा था, एक समथिंग, नहीं चला। और जबकि हमारे यहाँ इतनी मार्केट, कोई क्यों नहीं इसको करा। अभी जो जोहा वालों ने एक व्हाट्सएप की तरह निकाला है, बिल्कुल। वो कुछ निकाला है, बढ़िया किया है, लेकिन मेरी राय रहेगी कि वो येलो कलर वहाँ से हटा दें। अच्छा, येलो कलर नहीं होना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इसके पहले भी एक फेसबुक का बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन आया था, वो रातों रात गायब हो गया। बिल्कुल। लेकिन ये अब नहीं गायब होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत बुरी तरह से फैल चुका है। लेकिन येलो कलर हटाना पड़ेगा उनको। अच्छा, अब मैं आता हूँ थोड़ा तंत्र पे। आपने अफ्रीकन तंत्र का एक तो जिक्र किया था, और दूसरा आपने कहा था समुद्र के नीचे का कोई एक तंत्र है जो बहुत तेजी से काम करता है। ये क्या चीज़ है? देखिए, ऐसा है कि हमारी जो धरती है जी, उसके नीचे कितने लोग रहते हैं ये कोई नहीं जानता। तो पाताल को जब लोग आजकल कहते हैं तो कहते हैं अमेरिका पाताल है, और कुछ लोग किसी और कॉन्टिनेंट को पाताल कहते हैं जी। कुछ लोग किसी लोक को पाताल कहते हैं। सब सही है, वहाँ भी पाताल है, यहाँ, लेकिन धरती के लोग भी रहते हैं धरती के नीचे। अच्छा, तो वो शक्तियाँ काम करती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का तंत्र होता है जी, और वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ भी। अब अभी आप याद दिलाइएगा, मैं ब्रिटेन इतने दिनों तक दुनिया पे क्यों कब्जा किए रहा, मैं इस पर बता रहा हूँ। अच्छा, एक बहुत ज़बरदस्त बात है। ठीक है। तो दूसरा वो ऑस्ट्रेलिया, लेकिन सबसे घनघोर तंत्र है, भयंकर तंत्र है अफ्रीका। अच्छा, किसी भी अफ्रीकन से मिलिए तो संभल के मिलिए, क्योंकि अगर वो कुछ कर दिया तो वो कोई पूजा पाठ काम नहीं करेगी, सब उलट पुलट हो जाएगा। ऐसा क्यों? उनके पास जो तंत्र तो भगवान शिव का है, माँ पार्वती का है। तो वो आज अफ्रीकन हो गए हैं ना, कभी तो उनके गण हम सभी हैं। बिल्कुल। तो उनको, चूंकि वो जंगलों में रहते थे, उनको आज भी मालूम है, सब कुछ मालूम है। अंडमान में जो आज भी ट्राइब्स हैं, उनको भी बहुत सारी चीज़ें पता है ना। उसमें बहुत सारे उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं नहीं मालूम, कि अपने शरीर में तरह तरह की चीज़ें लगाना। बिल्कुल, जैसे लगाते हैं, आज भी करते हैं। जीभ के आगे लगाना। बिल्कुल। हनुमान जी की जो पूंछ के बारे में बताते हैं। तो वो सब एक
टोटम होता है, हाँ मुझे याद है, शायद टोटम है सोशलॉजी में बोलते हैं। तो आदिवासी अपने शरीरों पे लगाते थे, ना कि वो बानर थे। तो दिखाई देता है, आज भी दिखाई देता है। तो अफ्रीका के एक आदमी से एक हमारे क्लाइंट का वास्ता हुआ, तो किसी ने उसको किया था, 2 मिनट में सही कर दिया। लेकिन दूसरे क्लाइंट ने बताया कि उसने कर दिया। हमने कहा उसने कर दिया तो आप फिर तो ये जीवन बहुत कम पड़ जाएगा। अब आई ब्रिटेन की बात। ब्रिटेन, कोई एक कारण बता दीजिए कि ब्रिटेन ने पूरी दुनिया में राज किया, क्यों? कोई एक कारण बताइए। बहुत से कारण हो सकते हैं। उनकी इतनी बड़ी सेना थी, क्या सेना थी, सेना भी बोल सकते हैं, या उनकी डिप्लोमेसी थी, या उनका जो तरीका था काम करने का। नहीं, डिवाइड एंड रूल को भी लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। नहीं, मतलब शायद एक आध देश है, मुझे नाम भूल गया, जिसको छोड़ के पूरी दुनिया पे उनका राज था। और उसको शायद जापान था या कौन था, जो भी हो, पूरी दुनिया पर ब्रिटेन का राज था। इसलिए कि उनकी फोर्सेस जमीन के अंदर थी। उनकी जो शक्तियां थी, जो नकारात्मक शक्तियों की, वो हेल्प लेते थे। अच्छा। जैसे आज पॉलिटिशियंस तंत्र के अंदर घुस चुके हैं, एक दूसरे के ऊपर तंत्र करा रहे हैं, ये वो। अच्छा। और कहते हैं हाँ ये क्या होता, मैं तो मतलब सारे पॉलिटिशियंस तंत्र लेकर चल रहे हैं। नहीं, सारे की मैं बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर बड़े लोगों में ज़्यादातर। लेकिन वो हंसते हैं बड़े, मतलब देखिए कितना मज़ेदार बात है कि वो व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हैं, रेडिकुलस, कि कहते हैं अरे रेडिकुलस क्या है ये सब तंत्र पंत्र, ये बिना मतलब। उसी में से कई लोग हमसे मिले, बिल्कुल उनको यहाँ बंगला मुखी करा रहा है, और लग रहा है कामाख्या धाम को तो खा जाएंगे, इस स्तर पे चल रहा है जी। तो ब्रिटेन आके यहाँ पे कहता था ये सब खराब है, ये है, वो है। लेकिन उनकी जो कुछ सोसाइटीज़ थी, उस ज़मीन के अंदर रहने वाले डेविल्स जी, या शक्तियों से, बुरी शक्तियों से का पावर लेते थे। ओके। अब दूसरी चीज़, नासा जब बना जी, तो नासा बनने से पहले वो उनका सब कुछ समुद्र के अंदर का काम था, मरीन का। एक बार वो समुद्र में कुछ खोज वोज कर रहे थे, उनको 1 किलोमीटर का या 900 मीटर का जी, 1 किलोमीटर के आसपास का सांप दिखा। अच्छा। उसकी चौड़ाई पता नहीं। उसी समय वो लोग उस चीज़ को छोड़ दिए, अपना नासा में शिफ्ट हो गए। तो लेकिन ये सब रहस्य खुल रहे हैं, और कोई ये कह दे कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें कोई दैवी या आसुरी शक्ति, मैं रिपीट कर रहा हूँ, दैवी या आसुरी शक्ति का साथ नहीं है उनके पास, तो वो झूठ बोल रहे हैं। पहली चीज़ जी, जैसे अचानक से लोग पतले होने लगे, सब कहते हैं कि रात को खाना बंद कर दिया। जी, बोनी कपूर कह रात को खाना बंद कर दिया। लेकिन एक राम कपूर एक्टर है, जी, वो पूछने पे झल्ला गए। उन्होंने कहा कि मैं ओलंपिक जैसी कोई चीज़ लेता हूँ तो क्या बुरा है, क्या ज़िंदगी में अमर होने के लिए थोड़े आए हैं, जितने दिन आए उतने दिन में पतला रहूँ, ठीक है। तो हो सकता है मुंजारो लिए रहे हों। तो शक्तियों का प्रयोग सभी करते हैं, और बाकी सबको बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा तो उनको जिनको ईश्वर देवी देवताओं से विमुख किया जा रहा है, जैसे हमारे यहाँ यूपी में है नीली सेना, जो ब्लू कलर से संबंधित लोग हैं, वो लोग कि भगवान नहीं होते, ये सब झूठ है, ये है, वो है, उनको उनका बड़ा नुकसान हो रहा है। उनको तो कोई शक्ति ही नहीं प्राप्त हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि वो शक्ति को मान ही नहीं रहे। नहीं, वो शक्ति विहीन हो गए, वो शक्ति विहीन हो गए। तो यानी कि शक्ति को मानो, शक्ति के साथ चलो, शक्ति को नकारो मत, लेकिन हाँ ब्रह्म में भी मत पड़ो, भ्रम में भी मत पड़ो। मिथ को हटाकर बात करो, लॉजिक पे बात करो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मिथ से हटते नहीं, कम से कम हम हिंदुस्तानी नहीं हटते। काल सर्प योग जैसा कोई योग किसी जगह नहीं लिखा है। अच्छा। ये मैं 1000 बार बोल चुका हूँ, फिर भी लोग काल सर्प। एक ज्योतिषी जो ज्योतिष के अलावा सब कुछ आता है, वो भविष्यवाणी कभी नहीं करता, और बहुत पॉपुलर, वो कभी भी कोई पॉलिटिकल या कुछ भी भविष्यवाणी नहीं, और वो अपने प्रोडक्ट वगैरह बेचते हैं। उन्होंने बताया, उनकी कोई क्लाइंट मेरे पास आई जी, उन्होंने बताया कि उन्होंने बताया था कि काल सर्प योग है इसकी,
पूजा कराइए, शांति कराइए। हमने कहा कितना कमाएगा ये कि इसको काल सर्प भी डालना पड़ रहा है। काल सर्प कुछ नहीं होता, इतना तो ये मालूम ही होना चाहिए। अच्छा। पितृदोष इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी एट ऑल। अच्छा, पितृदोष भी नहीं है हमारे ज्योतिष का? नहीं, पितृदोष है जी, बात समझिए, एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट नहीं। पितृदोष ज्योतिष का कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके। जैसे आपका सूर्य पीड़ित हो गया तो पितृदोष, ऐसे थोड़ा होता है। पितृदोष सिद्ध पुरुष लोग बता सकते हैं, जिनकी इंद्रियां खुल चुकी हैं उनको वो बता सकते हैं, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, जो मेडिटेशन करते हैं वो लोग। पितृदोष बहुत बड़ी चीज़ है, ये तंत्र का भी विषय है। तो तंत्र में मैं एक सर्विस देने जा रहा हूँ लोगों को कि वो अपना पितृदोष चेक करा सकते हैं कि पितृबाधा है कि नहीं है। जैसे मेरे ऊपर कोई पितृबाधा नहीं है, मेरे ऊपर पितृबाधा दिख जाती है। अच्छा, आप मैं वहीं पे दूसरी तरफ मैं कहता हूँ कि पितृपक्ष में अगर आज अपने पितरों का पिंडदान नहीं करते, आप उनको पानी नहीं देते, जल नहीं देते, तो फिर आपका बेकार है सब। और आप अगर नीचे जा रहे हैं तो कभी न कभी उनका श्राप मिलता है, वो सुगंध के रूप में लेते हैं इसको। अच्छा। नॉस्टैल्जिया मतलब ईश्वर या पितर जो भी आत्मा के फॉर्म में है, एकदम बिल्कुल निर्जीव जो दिख नहीं रहे, एनर्जी फॉर्म में, वो सिर्फ गंध को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए बुद्ध को भी कभी कभी आत्मा से या भूत प्रेत से माना जाता है। बुद्ध जैसे आपके घर में कई बार होगा, इस सामान को हम खोज रहे हैं जी, और यही सामान हमको 2 घंटे बाद मिल जाती है, वो बदमाशी बुद्ध की होती है। अच्छा। तो इसका मतलब कोई छोटी मोटी आपके यहाँ सोल है। ये अक्सर इसलिए होता है। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत सारे मुद्दों पे हमने बात की है। 2026 के जो आपने प्रेडिक्शन बताएं, 25 वाले तो वेरीफाइड हो गए, तो 2026 के जो प्रेडिक्शन हैं उनको एक बार वेरीफाई करेंगे कि अगले साल क्या कुछ होता है। और बाकी आप लोग भी ज़रूर लिखिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को पिछले अगर पॉडकास्ट आपने देखा है कि कितनी चीज़ें आपको लगी कि जो एज इट इज़ हुई हों। बहुत सारा जो मुझे लगता है लॉ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की जो आपने बात बताई है वो बहुत की नोट है इस पूरे पॉडकास्ट का, बहुत बढ़िया। कि वो आप अगर अपने पास रखें तो देखिए, हर कोई चाहता है कि मुझे लग्जरी मिले, मुझे गाड़ी मिले, मुझे बंगला मिले, या उसकी कोई भी डिज़ायर पूरी हो। तो वो पूरा करने के लिए आपको यही चाहिए कि आप उन चीज़ों को महसूस करना शुरू करें। सो थैंक यू वंस अगेन। आपका समय बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, 1 साल बाद मिल रहा है, तो अगला समय हमें जल्दी मिले इसकी हम उम्मीद करते हैं आपसे। बिल्कुल जल्दी। वंस अगेन एक बार फिर से धन्यवाद। जय श्री राम। जय हो।